बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरे हफ्ते हमारे मौशी अशारिये बेहतरी की सतह पर रहे। सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पूरे हफ्ते क्या कारकर्दगी रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड साज हफ्ता रहा। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स में तकरीबन 2268 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 4.25% इजाफे से पहली बार 55,506 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह थी 100 इंडेक्स की। इससे पहले हमने 100 इंडेक्स को कभी भी इस लेवल पर ट्रेड होते हुए नहीं देखा। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 53,166 रही। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 2 अरब 17 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। हफ्तावार मजमूई तौर पर लेन देन शेयर्स की मालियत 77 अरब रुपए से जायद रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 276 अरब रुपए बढ़ी। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे ब्रोकर्स के, फाइनेंसर्स के। बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में नुमाया खरीदो फरोख्त देखी गई। तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ, फिर बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इस हवाले से प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इस हवाले से कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा और सेंटिमेंट्स जो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो कहाँ देख रहे हैं मार्केट को ट्रेड होता हुआ अगले हफ्ते। इसके अलावा करेंसी मार्केट में हफ्तावार डॉलर की क्या पोजीशन रही। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 72 पैसे महंगा हुआ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी मईशत के लिए। इंटरबैंक में डॉलर एक हफ्ते में 284 रुपये 31 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हुआ। जब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर महंगा होता है तो उसके मनफी असर मुरतब होते हैं ओपन मार्केट में, और डॉलर ओपन मार्केट में भी महंगा हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये से बढ़कर 288 रुपये में फरोख्त हुआ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर में इजाफे से दूसरे ममालिक की जो करेंसियां हैं उनकी कीमत में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपये महंगा हुआ। कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपये इजाफे से 307 रुपये से बढ़कर 312 रुपये पे फरोख्त हुआ। इसके अलावा ओपन मार्केट में पाउंड की कीमत में 10 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में पाउंड एक हफ्ते में 340 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 356 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। जाहिर सी बात है जब रुपये की कदर गिरेगी तो ना सिर्फ डॉलर बढ़ेगा बल्कि दीगर ममालिक की करेंसियाँ भी बढ़ेंगी। इम्पोर्ट बिल की अदायगी हमारे सर पर है, जिसकी वजह से हमारे रुपये की कीमत, रुपये की जो इस वक्त शरह है वो नीचे की जानिब गामजन है। और आने आने वाले दिनों में अगर हमारे रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, हमारे मुल्क में डॉलर के इन्फ्लोज आ जाते हैं, तो यकीनन रुपया फिर से मजबूत हो जाएगा और डॉलर 250-260 पे जा सकता है। इसके अलावा पूरे हफ्ते में जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो पॉजिटिव रहे उसमें हमारे रिजर्व्स के नंबर भी बेहतर रहे। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 3 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब 61 करोड़ 40 लाख डॉलर के हो गए। स्टेट बैंक के मौजूदा डॉलर ज़खायर 40 लाख डॉलर बढ़कर 7 अरब 91 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गए। अच्छी बात है, आने वाले दौर में IMF से भी आपको पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा दीगर बैंकों से भी आपको, मालियाती इदारों से भी आपको पैसे मिल जाएंगे, तो इससे हमारे रिजर्व्स बढ़ सकते हैं और लिक्विडिटी क्रंच जो डॉलर के इस वक्त मुल्क में कायम है वो कम हो सकता है। इन्फ्लोज बेहतर होंगे तो ऑब्वियसली डॉलर की जो तरसील है वो बेहतर हो जाएगी और हम पर जो इम्पोर्ट बिल की अदायगियों का जो दबाव है वो कम होगा और मार्केट, करेंसी मार्केट में रुपया बेहतर हो जाएगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत हम डिस्कस करेंगे पूरे हफ्ते। कौन कौन से इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर है, IMF की टीम पाकिस्तान में उन्होंने क्या कहा, मूडीज़ की रिपोर्ट आई, खतरे की घंटी बजाती। इसके अलावा PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन भी बहाल हो गया है 100%। इसके अलावा बैंकिंग डिपॉजिट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चले गए। महंगाई की शरह में इजाफा हुआ पूरे हफ्ते। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि वर्कर रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ। फिर IMF ने मुतालबा कर दिया कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है उन पर टैक्स हाइक करें। तो ये तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे तफसीली, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टॉक एक्सपर्ट सलमान नकवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का रुझान देखा गया पूरे हफ्ते। एक दिन में 2 रिकॉर्ड बने। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड हुआ, फिर बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इजाफा हुआ। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। क्या वजूहात थी, इन तमाम पॉइंट्स को लेकर सलमान नकवी से हम सवाल करेंगे। सलमान साहब, क्या समझते हैं, क्या वजूहात थी, स्टॉक मार्केट इतनी प्लस हुई, फिर सरप्लस हुई, फिर रिकॉर्ड प्लस हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमजा, स्टॉक मार्केट इस वक्त अपने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चल रही है जी। और इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो 9 महीने के जो रिजल्ट्स आए हैं, हमारे कॉर्पोरेट्स अर्निंग्स जो हैं उसमें 66% इजाफा हुआ है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर
जो पिछले साल के हिसाब से तकरीबन 46% उस अर्निंग में भी इजाफा हुआ और डिविडेंड यील्ड शानदार रही है। सही। यही वजह है कि हमारी मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टर्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें डॉलर को कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पे यील्ड घटी है, काइबोर का रेट घटा है, और इसके अलावा जो IMF से रिव्यू चल रहा है वो काफ़ी, जो खबरें आ रही हैं काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है। जी। और जब ये 16 नवंबर को ये रिव्यू ख़त्म होगा तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि पाकिस्तान को पहले ही जो है ये एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी खबरें हैं। इसके अलावा मंगल को यानी मंगल के दिन जो है MSCI फ्रंटियर मार्केट की मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वेटेज बढ़ाने के लिए रिव्यू हो रहा है, और इम्कान है कि बहुत अच्छा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वेटेज MSCI फ्रंटियर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फॉरेनर्स का इनफ्लो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बढ़ सकता है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी तेजी हमने देखी है, और इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और हमें उम्मीद है ये मजीद अच्छे रिकॉर्ड बनाएगा। अच्छा सलमान साहब, SECB ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट कराने के अमल को तेजतर और सहल बना दिया है। अब लिस्टिंग करने के लिए कंपनीज 14 दिन में दरख्वास्त देगी तो 15 दिन में तमाम मराहल मुकम्मल कर दिए जाएंगे और लिस्टिंग कर दी जाएगी। तो इस अमल को भी पॉजिटिव लिया जा रहा है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल लिया जा रहा है। देखो, इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पर है। जी। कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाता है, अगर बैंक से लोन लेगा तो उसे 25% पे लोन मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट्स में आके अगर वो कैपिटल जनरेट करता है तो उसको 0% पे मिलता है। इस वक्त सबसे सस्ता जरिया स्टॉक मार्केट है जो किसी भी इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सस्ता फंड प्रोवाइड कर सकती है। लिहाजा चाहिए कि लिस्टिंग के अमल को आसान, सहल और मजीद बेहतर बनाए। इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। मसलन इसमें जो है पैडअप कैपिटल की लिमिट कम कर दी जाए तो छोटी कंपनियां भी लिस्टिंग के लिए बड़ी तादाद में स्टॉक मार्केट में आ सकती हैं। इस तरह से स्टॉक मार्केट का बेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स की तादाद में भी उसमें इजाफा होगा और ये खासा बेहतर हो सकता है। पूरे हफ्ते कौन कौन से स्टॉक्स में हलचल देखी, कौन से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गर्म रहे, कौन से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रह सके, ज़रा इस हवाले से तफसीलात बता दें। हमजा, ऐसा है कि बहुत सारे सेक्टर्स बड़ी अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पे उसमें रिफाइनरी सेक्टर जो है वो खासा टॉप पे रहा है, क्योंकि देखें हमारे पास इतलात हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगे दिसंबर में, और वो ऑयल रिफाइनरी के प्रोजेक्ट लगाने में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए हमने ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में बड़ी इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, और ज़बरदस्त तेज़ी जो है रिफाइनरी सेक्टर में हमने देखी है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आई है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के जो प्रॉफिट्स हैं वो रिकॉर्ड हाई पर हैं, और बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर तारीख में की हमने बुलंद तरीन खासी सतह पे अट्रैक्शन चले गए, देखी। बिल्कुल। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चले गए। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी चूंकि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान का मंजूर हो गया है, पाकिस्तान को जो है यूरोपीय मंडियों तक हमारी टेक्सटाइल की मसनूआत को पहुंचाने की रसाई मिल चुकी है। लिहाजा टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी। और इसके ऑटो सेक्टर की क्या सूरत हाल रही? ऑटो सेक्टर तो डिक्लाइन की तरफ रहा है। ऑटो कंपनीज ने PSX को लेटर्स लिख के कहा है कि अपना प्रोडक्शन प्लांट वक्ती तौर पे बंद कर रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर के हवाले से थोड़ा बताइए। देखें, ऑटो सेक्टर में जो सिलेक्टिव ऑटो सेक्टर्स हैं जिसमें साजगार, अब अगर इजाज़त दें मैं नाम ले सकता हूं कंपनियों का, तो जैसे साजगार इंजीनियरिंग है, पाक सुजुकी मोटर है, या गंधारा निसान इंडस्ट्री है, गंधारा निसान लिमिटेड है। इनके फंडामेंटल डिफरेंट हैं। इन्हें शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी प्रोडक्ट्स बिक भी रही हैं, डिमांड भी है, और आगे इनकी बुकिंग भी हो रही है। तो ये इनके स्टॉक शेयर्स में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आई है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और मुसलसल इंप्रूव हो रहे हैं। यानी ओवरऑल ऑटो सेक्टर आप कह रहे हैं वो भी इंप्रूव हुआ है? ओवरऑल कहा जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी जो शेयर्स हैं जो ऑटो सेक्टर में जो बहुत एक्टिव शेयर्स हैं उन सब में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि उनके जो सेल्स की जो तादाद है, सेल्स में काफ़ी नुमाया इजाफा हुआ है। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ी है। एक 2016-17 में मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी $100 बिलियन की थी, अभी 28-29 बिलियन की है। तो आप समझते हैं हम इस गैप को फुलफिल कर पाएंगे?
देखें, तकरीबन 10% से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है। और हम अगर MSCI फ्रंटियर मार्केट में जो एक्टिव वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंजेस में 21% पिछले 3 महीने में मार्केट कैपिटलाइजेशन में डॉलर टर्म्स में इजाफा हुआ है और इंडेक्स में तकरीबन 26% इजाफा हुआ है। और जबकि जो MSCI फ्रंटियर में जो स्टॉक मार्केट्स वहाँ लिस्टेड हैं वहाँ पे 1% की कमी हुई है मार्केट कैपिटलाइजेशन में और इंडेक्स में 4% की कमी हुई है। लिहाजा रीजन में स्टॉक मार्केट इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गई है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बदस्तूर इम्प्रूव हो रही है। हाउएवर, जब ऑल टाइम हाई इंडेक्स 2017 में हुआ था जी तो उस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन थी। तो जी। इसलिए मार्केट में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन दोबारा से मजबूत होना शुरू हो गई है, इंपोर्ट बिल की अदायगी हमारे सर पर है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है? आई डोंट थिंक ये नेचुरल है। नवंबर के महीने में हमेशा से डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट कवर्स खुल रहे हैं। इसके अलावा डॉलर रिपेट्रिएशन जो हमारे स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिए हैं वो डिविडेंड हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं बाहर लेकर जा रहे हैं डॉलर में कन्वर्ट करके, इसलिए डॉलर पे फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर है। मैं समझता हूँ IMF का रिव्यू जैसे ही कंप्लीट होगा जी। और ट्रांचे जैसे इशू होगी इंशाल्लाह ये दोबारा जो है नीचे की जानिब गामजन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया सलमान साहब ने, मुफस्सिल कारकर्दगी के जायज़े बताए हमें स्टॉक मार्केट के, और आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की पोजीशन मजबूत हो सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि गुंजाइश बहुत है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे स्लाइटली इंप्रूव हो रहे हैं और आगे भी स्लाइटली इंप्रूव होते रहेंगे। डॉलर की पोजीशन इस वक्त मजबूत तो है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, रुपया डॉलर के मुकाबले में बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर मुरतब होंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत जो इस्लाहात कर रही है IMF के साथ मिलकर, उससे भी मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि IMF की टीम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, क्या क्या डिमांड्स की हैं, क्या क्या इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू हुई है, और हमारे जो मौशी अशारिय दुरुस्त सिम की जानिब रवा दवा है उसमें हमने मज़ीद क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं ताकि इसमें मुस्तकिल मिजाजी हम देख सकें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक था, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अशफाक तोला, साबिक वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका। IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, नई हिदायत जारी कर दी हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान हिदायत पर अमल करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को टैक्स नेट में लेकर आए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमजा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, IMF के कहना, IMF को मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट IMF के पास पिछले रिव्यू से पहले की पड़ी हुई है जो रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन ने मेरी सरबराही में लिखी थी। और ये रिपोर्ट में ये IMF का मेरा ख्याल है कैनवस तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के टैक्स के बारे में। हमने वो चीजें लिखी हैं जहाँ 2.5 खरब रुपए के नए डायरेक्ट टैक्सेस लग सकते हैं। तो वो सिर्फ यही कहते हैं, अगर केयर टेकर सेटअप को, इन मोहतरमा को भी मैंने दिया है, वो मोहतरमा भी मेरा ख्याल है उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये तो मैंने वो हमने नमूना निकाला है, वो जो रिपोर्ट है आप देख लेंगे, पढ़ेंगे, इसमें 100 से ज्यादा प्रोफेशनल की इनपुट है और कम से कम 40 बड़े बिजनेसमैनों से हमने बात करने के बाद वो रिपोर्ट बनाई है। ये मोहतरमा भी, यानी टीम भी इसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सारे सोल्यूशन मौजूद हैं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस का भी है, एग्रीकल्चर को किस तरीके से नेट में लाना है वो भी मौजूद है, इसके कानूनी जुमरों की सारी डिस्कशन मौजूद है, उसमें रिटेलर होलसेलर का भी जरूरत मौजूद है, रियल एस्टेट भी मौजूद है। तो वजह क्या है ना करने की, वजह क्या है ना इसके ऊपर अमल करने की? वो मुझे नहीं समझ पड़ा कि वो किस जुमले में IMF के पास भी पड़ी है, वर्ल्ड बैंक को भी मेरा ख्याल है मिली हुई है। मेरा ख्याल IMF की कंट्री हेड है जो एस्टर, उनको भी पता है ये। तो अब मैं तो समझ से कासिर हूँ कि उसके जब एक चीज बनी हुई तैयार है, उन्होंने फिर एक टास्क फोर्स बना दी तो मुझे तो समझ ही नहीं पड़ी, ना सर है ना पैर है उसका टास्क फोर्स का, और वो उन्होंने बना दी है। बस वो सिर्फ ऐसे ही है कि वो टाइम पास करने वाली बातें। मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ दिस केयर टेकर सेटअप। कि मुझे ये बड़ा एक इम्प्रेशन मिला था
कि जी के जो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं दे रियली वांट टू इंक्रीज द टैक्स बेस, बट चले पॉलिटिकल कंपल्सन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए तो होती है, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी ये नहीं करे, रिपोर्ट तैयार है, और अगर किसी लेवल पे किसी वक्त किसी जगह किसी एक्सपर्ट के साथ ये मनाजरा करना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए, हम तो तैयार बैठे हैं। अच्छा मैंने तो उनको शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी भेजी है, मैंने इनको कंप्लीट रिपोर्ट भी भेजी है। अच्छा अशफाक साहब, अगर आईएमएफ कह दे कि टैक्स नेट को हर सूरत बढ़ाना है तभी हम आपको पेमेंट जारी करेंगे, फिर तो आप समझते हैं कि लाजिम जुज हो जाएगा टैक्स नेट को बढ़ाना और उस रिपोर्ट पर अमल करना? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, मेरी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है माजरत के साथ कि 76 लाख टैक्स पेयर थे लास्ट ईयर तक जो एनटीएन होल्डर थे जी, और उसमें से 36 लाख लोग टैक्स पे करते थे। तो यानी कि 40 लाख ऐसे लोग थे जो रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे। तो 76 लाख में से 36 लाख और 36 लाख में से 14 लाख ऐसे हैं जो कि जीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी जिन्होंने नील टैक्स पे करना है। आज आपने हदफ मुकर्रर किया है कि जी 65 लाख आपको रिटर्न फाइल करवाने हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं पड़ी है कि अगर आपके पास पुराने 76 लाख रिटर्न आपके पास एनटीएन होल्डर थे, उन्हीं को आप फाइल करवाते तो ये 65 लाख का हदफ भी आपका पूरा हो जाएगा। आपके यहाँ 3.5% लोग 90% डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इंडिया में 22% दे रहे हैं। एवरी हाफ a percentage इज कंट्रीब्यूटिंग 400 बिलियन रुपीज। अगर आप सिर्फ 2 या 3% भी बढ़ा लें तो आप 2 ट्रिलियन से अपने टैक्सेस को बढ़ा सकते हो। अच्छा अशफाक साहब, मौजूदा जो इस वक्त वजीर ख़जाना हैं, क्या आप इनकी पॉलिसीज से, इनकी हिकमत अमली से मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि मजीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इनको? मैं ये समझता हूँ इनकी बड़ी माशाल्लाह क्वालिफाइड खातून है। जी, इनकी ये टैक्स वाली जो साइड है ना बहुत वीक है, मेरा ख्याल है ही नहीं, उनको टैक्सेशन की कोई नॉलेज ही नहीं है। टैक्सेशन की कोई नॉलेज नहीं है। टैक्सेशन देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आपका ट्विन डेफिसिट का जो है ना, वो एक तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसमें मैं समझता हूँ कि इनको बहुत बड़ी हेल्प है हमारे आर्म फोर्सेस की स्मगलिंग वगैरह का, वरना इनके बस की तो ये बात नहीं थी। वो उन्होंने काफी इनको ठहराव दिया और उस वजह से उस फ्रंट पे ये परफॉर्म कर रही हैं। स्टॉक मार्केट आपकी कंपनीज की रिजल्ट्स की वजह से बहुत अच्छा जा रहा है और भी अच्छा जाएगा, बट आपको मार्केट कैप बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी डॉलर रुपी डीवैल्यूएशन की वजह से काफी गिर गई है। और दूसरी तरफ ये टैक्स नेट का जो मसला है ना, उन्होंने मेरा ख्याल है उनके समझ की बात नहीं है ना, इनके पीछे जो एफबीआर की जो टीम है वो भी बेचारे, जाहिर बात है पुरानी टीम है हमारी, तो वो पुरानी टीम ही लेके चल रही है और वो जो कोशिश कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। बाकी मेरा ख्याल है इनमें वो स्पार्क नहीं है, जो ये टैक्स सिस्टम को समझ ही नहीं पा रही है पाकिस्तान। अच्छा अशफाक साहब, अब मेरा सवाल है सीपेक और एसआईएफसी के ऊपर। सीपेक और एसआईएफसी दो हमारे बड़े अहम प्लान्स हैं, कौन सा ऐसा प्लान है जो हमारी तकदीर बदल सकता है, हमारी मईशत को ऊपर लेके जा सकता है, क्या समझते हैं? आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप क्यों ये कह रहे हैं कि सीपेक और उनमें से एक, भाई दोनों लें आप, आपको तो तीसरा मिले ना डीपैक, वो भी ले लें। भाई आपकी कंट्री को उस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपके जो ट्विन डेफिसिट को कम करना है, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है तो आपको उन प्रोजेक्ट में आपको एफडीआई लानी है जो एक्सपोर्टेबल या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और दूसरा, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट के बाद आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए आपको डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना है और आपको कोशिश ये करनी है कि इंटरेस्ट रेट आप कम करो ताकि एवरी परसेंटेज पॉइंट पे 300 बिलियन या 350 बिलियन कम हो। तो ये चीजें आपको देखनी है और ये मेरा ख्याल है ये जो फाइनेंस टीम, सेक्रेटरी फाइनेंस बड़े मजे हुए हैं, मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल है ये फाइनेंस सेटअप जो इस वक्त जो टॉप हायरार्की है, मेरा ख्याल है उनके बस की ये बात नहीं। ये आपको मेरा ख्याल है सिलेक्शन में शायद थोड़ी सी कोताही होगी हमारे मुख्तदर रन को। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अंडर प्रेशर है। वो कहता है कि इतनी महंगाई हो गई है, टैरिफ में इजाफा हो गया है, इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बाहर से आने वाला इस मुल्क में कैसे परफॉर्म करेगा? तो हमारे लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, एक्सपोर्टर्स ने लास्ट ईयर दे मिंटेड मनी, वो तो उनके लिए तो विंडफॉल थे, 1.6 ट्रिलियन उन्होंने कमाया करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। अगर उनके लफ्जों से ये बात आ रही है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की बदनसीबी है कि हमारे इन्वेस्टर इस मुल्क में कमा के इस मुल्क में लगाना नहीं चाह रहे। दूसरी तरफ आप मुझे बताएं एक बात कि ये जो आप स्टॉक चेंज के रिजल्ट देख रहे हैं, आप तो एनालिस्ट हैं, खुद आप देख लीजिए, अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेहतरीन मालियाती नताइज हैं, बेहतरीन। आप देखें वो असल में मेन मसला क्या है कि जी मुझे एक आदत पड़ गई है कि जी मैं 50% प्रॉफिट कमाऊंगा।
अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी यार 15% पे काम कर लो, तो आपको लगता है कि जी कि ऊँट के मुंह पे जीरा है ये। बिल्कुल। तो आई एम सॉरी, अगर ये कोई है तो मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन ये ऐसी बातें करता है। अच्छा, आखिर में ये बता दें, हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं, जंगी बुनियादों पर कौन से इकदाम उठाए? देखिए, जंगी बुनियादों पे पहले तो आपको फाइनेंस टीम को थोड़ा सा आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, उनका कुछ परफॉर्मेंस आए। जी। ये तो जो आ रही है ना, ये अल्लाह तवक्कल तो आ रही है सारी, और मेरा ख्याल है अब आप स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह, नई गवर्नमेंट आएगी, और गवर्नमेंट जब आएगी तो इंशाल्लाह 5 साल का प्लान होगा। जो भी आए, जिसके मुकद्दर में आपके अवाम ने उनको वोट देना है, वो आएंगे, और जो भी आए उसको ये अवाम को भी सोच के वोट देना है कि पास्ट परफॉर्मेंसेस देख लें, ऐसा ना हो उन लोगों को लेके आ जाएं जिन्होंने सीपैक बंद करा दिया था, या बहुत शुक्रिया। जिनको कुछ पता ही नहीं। बहुत शुक्रिया तो अशफाक साहब, आपने अपना थैंक कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि फाइनेंस टीम को बेहतर मौशी पॉलिसी की ज़रूरत है। अशफाक तौला साहब का ये कहना है। अगले सेशन में मैं डॉलर की हफ्तावार कारकर्दगी के हवाले से डिस्कस करूंगा। डॉलर कितना बड़ा इंटरबैंक और रुपये मार्केट में, करेंसी मार्केट में दीगर ममालिक की करेंसियाँ कहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन यहाँ वक्त तो ब्रेक का, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद जफ़र पराचा, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। उनके साथ हैं मोहम्मद जुबैर तुफैल, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले जफ़र पराचा साहब, मैं आपसे बात करूंगा कि पूरे हफ्ते हमने अगर करेंसी मार्केट का जायजा निकाला तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की पोजीशन बेहतर हुई और ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हुआ। क्या वजूहत समझते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉलर का जो रेट बढ़ा है उसके अंदर कुछ स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स शामिल रहे हैं और बैंक्स भी इसके अंदर शामिल रहे हैं, जबकि जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो सब बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जी। ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ और उनकी टीम की काबिशों के बाद जी। जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ने आपका रिकॉर्ड बनाया है आपकी हिस्ट्री का। जी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, जबकि आपका इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर है। तो उस वक्त में स्टॉक एक्सचेंज इतनी शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है और उसकी कंपनीज जो प्रॉफिट्स दे रही हैं और डिविडेंड्स दे रही हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मकसद है कि आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जान है, स्ट्रेंथ है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई आपके यहाँ। फिर इसके साथ साथ आपकी रेमिटेंस बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ी, जी। एलएसएम बढ़ा, जी। एफडीआई बढ़ा, कर्जों में कमी हुई, और महंगाई में, मुल्क की मजमूई कर्जों में कमी हुई है। कर्जों में जी, महंगाई में कमी हुई है, और ओवरऑल आपका एम्प्लॉयमेंट का रेट भी ठीक हुआ। मगर गैस लेकिन महंगी हो सिर्फ और गई, सिर्फ डॉलर गैस ऊपर जा रहा महंगी है। हो गई, बिजली महंगी हो गई, इसका तो इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। उसका इम्पैक्ट आएगा। बात यह है कि हमको ना हर तरफ अपने राइट्स याद है। मैं अक्सर आपके चैनल पे कहता हूँ, जी। ड्यूटीज हमें याद नहीं है, ठीक है जी। हम लोगों को सब्सिडी, रियायती और मराती कारोबार की आदत पड़े, सब बिजनेसमैन को, पाकिस्तानियों को, सियासतदानों को। हम लोग ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हर काम में मराद चाहिए। जी। तो जो आपने गैस की रेट की बात, बिजली की रेट की बात की, तो वो जो आईएमएफ से जब हम कर्ज लेने जाएंगे तो वो हमको ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी सब्सिडी है वो ख़त्म की जाए। अच्छा, अब जो गैस के या बिजली के नर्ख की बात है, तो जो एग्रीमेंट्स हुए पिछली हुकूमतों ने किए हैं वो बदयांती की बुनियाद पे हैं कि आप बिजली बनाए ना बनाए, आपने उनसे खरीदना है, और उनको आपने बगैर आईपीपीस का ऑडिट क्यों नहीं होता हमारे मुल्क में जफर साहब? रीशेड्यूल क्यों नहीं किया जाता उनके एग्रीमेंट्स को? पिछले दिनों की बात चली थी, लेकिन बात यह कि जिन्होंने रीशेड्यूल करना है वही इसके बने, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। यानी कि ये पूरी दुनिया में कई जो हुकूमती अहदेदार होते हैं या सरकारी अहदेदार होते हैं जी, एम्प्लॉय, वो उस बिजनेस में नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से उन लोगों के भी इसके अंदर स्टेक्स हैं। अच्छा तो वो जफर साहब ये बताएं कि आप डॉलर को कहाँ देख रहे हैं ओपन मार्केट में, इंटरबैंक में आने वाले दिनों में? देखिए जनाब, थोड़ी सी दो बातें मैं करना चाहूंगा जी। जी। कि जो मैंने आपसे कहा
मैनिपुलेशन की गई, स्पेकुलेशन की गई और एक सेंटीमेंट्स बनाए गए, जी जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स बेचने से रुक गए और इम्पोर्टर लेने निकला। तो IMF बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं जी और जैसे ही हमारा ये जो किस्त की बहाली होती है तो मैं डॉलर को नीचे देखता हूँ, मैं डॉलर को 260 और इस 260 वक्त अराउंड क्योंकि 260 देखते हैं। अच्छा सही है। जुबैर तुफैल साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। गैस महंगी कर दी गई है, नोटिफिकेशन का जरा हो गया है, आइंदा आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। सर्वाइवल कैसे होगा इंडस्ट्रियलिस्ट का? क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव कर पाएंगे साल के इख्तिताम पर? देखिए, गैस की जो कीमत है ना बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, जी तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होंगी। बहरहाल एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी किसी और जगह से कॉस्ट को कम करे जी और कॉस्ट को कम करके और एक्सपोर्ट को भी बरकरार रखे। लेकिन ये है कि ये IMF की तरफ मजबूरी है जो गवर्नमेंट गैस की कीमतें इतनी बढ़ा दी और उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो गैस का तो अपनी जगह, बिजली की कीमत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, गैस की बढ़ी अभी है। मुस्तकबिल में मजीद बढ़ने वाली है बिजली की कीमतों में, जी इजाफा मैं हो उसी की बात कर रहा हूँ जो मुस्तकबिल में बढ़ने वाली है, उसी की बात कर रहा हूँ। जाएगा। जी और दूसरा आपने कहा IPP, कहते हैं IPP जो है ये तो कौमी मुजरिम है। ये लोग कौमी मुजरिम हैं जिनको हुकूमत पकड़ नहीं पा रही, जो क्या कहना चाहिए, उन्होंने किस तरह से किसको कितने पैसे दे के कैसे ये एग्रीमेंट साइन किए, ये वो बेहतर जानते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इनको कुछ ख्याल नहीं आ रहा कि ये 22 करोड़ या 24 करोड़ लोगों को गर्दने दबा के उसके ऊपर बैठे हुए हैं और अपने मुनाफे ले रहे हैं, उसके भी ले रहे हैं, जो गैस जो बिजली दे भी नहीं रहे उसके भी दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा, मैं हर वक्त चैनल्स पे आके यही कहता हूँ कि IPP के जो भी मालिकान हैं जी इनको बिठाएं, इनसे बिठा के रीनेगोशिएट करें। और वो कहते हैं जी हमारा मुआहदा हो गया। अरे भाई, आपका मुआहदा हो गया कि आपने पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को जान देनी है, उनका खून पीना है, क्या करना है? शराफत से वो ऑलरेडी बहुत पैसे कमा चुके हैं जब से उन्होंने साइन किया है। जी वो अपने पावर प्लांट्स के अंदर कोई 5 गुना कमा चुका है, कोई 6 गुना, कोई 8 गुना, सब ने अपने अपने पैसे कमा लिए हैं। बिल्कुल। अब शराफत से कोई हुकूमत के साथ एक मुआहदा करें जिसके तहत जो है आवाम भी जिंदा रह सकें और रेट बिजली के कम होने चाहिए। मौजूदा रेट्स के साथ जो है IPP जो कुछ कर रही है वो कभी काबिल कबूल नहीं है, वरना किसी दिन जो है कौम के लोग जो हैं वो इनके घरों और दफ्तरों में जाके हमला करेंगे, इनको गले से पकड़ लेंगे। अच्छा जुबैर साहब, ये बताएं कि इंडस्ट्रियलिस्ट का एतमाद बहाल हुआ है, 22% पे अनचेंज रखा है इंटरेस्ट रेट को, ऑल टाइम हाई है इस वक्त भी रीजन में, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, तो एतमाद बहाल है इंडस्ट्रियलिस्ट का इस वक्त पाकिस्तान में? बिजनेसमैन का एतमाद बहाल है क्योंकि काफी बेहतरी भी आ रही है, स्मगलिंग में कमी हुई है जो सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान जो भी इकदाम कर रही है उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर 3-4 महीने मईशत आराम से सही तरह चले ना, जी तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। हम फोर्सी करते हैं कि इंशाल्लाह जून तक जो है इंटरेस्ट रेट में 2-3 दफा कमी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है 22-23% का इंटरेस्ट रेट जो है ये कम होके 16% के करीब आना चाहिए जून तक। अच्छा जुबैर साहब, ये बताएं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी तक अपनी इंडस्ट्रीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल क्यों नहीं की, क्या वजूहात है? लेकिन सोलर एनर्जी पे जहाँ ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा बिजली चाहिए होती है, तो वो इतनी आसानी से नहीं होती। अगर आपने 500 किलोवाट चाहिए तो 500 किलोवाट सोलर लगाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए जिसके ऊपर आप सोलर के पैनल्स लगा सकें। तो सबसे बड़ी वजह ये होती है, और इंडस्ट्री के पास इतनी ज्यादा जगह नहीं होती। बाहर जगहों में, यहाँ छोटे शहरों में या कराची से बाहर कोई ऐसे इलाके होंगे वहाँ तो सोलर लग जाएगा आसानी से। लेकिन आप कहें कि कराची में सोलर लग के और 500 किलोवाट या 1000 किलोवाट की बिजली पैदा हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर सोलर एनर्जी पर जाने से आपका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेहतर होता है, हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होता है, तो फिर इसका मुतबादिल तो हम तलाश कर सकते हैं ना। सोलर एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ हम स्टेप्स उठा सकते हैं।
वो जमीन कहाँ से आएगी जिसपे सोलर लगेगा? तो इस हवाले से कोई आपने गवर्नमेंट से या अपनी एसोसिएशन जो फेडरेशन की है, चैम्बर की, इस हवाले से कोई राब्ता किया, कोई एक ऐसा स्टेशन बनाने की तजवीज़ दी, क्या इकदाम उठाने के इकदाम उठाए जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मसला यही आता है, जो भी सनत होती है, सनत के पास इतनी ज्यादा जगह नहीं होती जी कि वो उसमें सोलर लगा सकें। आप देखें ना, एक घर में जो है जहाँ 20-30 किलोवाट का सोलर लगता है, तो वो उस 500 गज के या 1000 गज के पूरे छत के ऊपर लग जाता है। जी तो इसी तरह से जब आप कहेंगे कि 500 किलोवाट या से ज्यादा बिजली लगानी है, तो आमतौर पर सनतों में इतनी जगह नहीं होती। हाँ, कराची से अगर बाहर हो सनतें, तो फिर आसानी से लगाई जा सकती हैं। अच्छा, जफर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि डॉलर 260-265 के अराउंड आ जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। लिक्विडिटी क्रंच को तोड़ने के लिए एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को कितने डॉलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं? देखिए जनाब, अब तक हम लोग 600 मिलियन डॉलर दे चुके हैं इंटरबैंक के अंदर विदाउट एनी इंसेंटिव और रिबेट, जो कि एक खासी बड़ी अमाउंट है बहुत अरसे के बाद, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी चीफ और उनकी टीम, क्योंकि जो उन्होंने स्मगलिंग को बंद किया, बॉर्डर्स को सील किया, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम किया, और स्मगलिंग, हर तरह की स्मगलिंग और इलीगल बिजनेस, जी खास तौर पे ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, अफगान ट्रांजिट, और अफगान ट्रांजिट के अंदर जो उन्होंने 212 आइटम को ब्लैक लिस्ट किया, उस पर 10% सर्विस चार्जेस लगाए और इंपोर्ट के ऊपर बैंक गारंटी लगाई। ये सब बातों की वजह से हम लोग बहुत अरसे बाद ओपन मार्केट हमारी इंटरबैंक से नीचे आ पाई और हम 600 मिलियन डॉलर दे पाए, जबकि हम आईएमएफ के साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो 700 मिलियन डॉलर के लिए कर रहे हैं। जी और अगर हम उसकी कॉस्ट देखें तो हमारी वो कॉस्ट दो बिलियन डॉलर बन जाती है, इन शेप ऑफ, जैसे आपने कहा गैस की प्राइस हमने उनकी कंडीशन में बढ़ाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, बिजली के दाम बढ़ाए, जी टैक्सेस लगाए, तो उससे हमारी इंडस्ट्री बंद होगी, एक्सपोर्ट कम होगी और आप लोगों का इम्पोर्ट टारगेट भी क्या कम है? होगी। कितना डॉलर आपने प्रोवाइड करना है इंटरबैंक मार्केट में? क्या टारगेट आपने जहन देखिए में रखा है? हमारा टारगेट ये है कि मिनिमम हम 500 से 600 मिलियन डॉलर पर मंथ दें, और हम इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं कि अगर हमारी तमाम तजावीज़ पे अमल हो जाए तो हम 1 बिलियन डॉलर के ऊपर भी जा सकते हैं पर मंथ। ये तो बड़ी लेकिन खुशहाल अभी बात हो हमारा जाएगी कि अगर आपने 1 मिलियन डॉलर इंटरबैंक मार्केट को प्रोवाइड कर दिया तो लिक्विडिटी क्रंच काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा डॉलर का। अच्छा, आखिर में जुबैर तुफैल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से आप मशवरे देते हैं हुकूमत को कि जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर मजीद परवान चढ़े, बेहतर रहे, एतमाद बहाल हो और बिजनेस जनरेट हो सके? देखिए, मशवरा तो यही है कि एनर्जी की कीमत कम हो, लेकिन एनर्जी की कीमत कैसे कम हो सकती है जब हुकूमत ने आईएमएफ से वादा किया है कि बिल्कुल। वो गैस की कीमत इतनी बढ़ाने जा रही है। तो हमारी जो भी मशवरे होंगे वो हुकूमत उस पर अमल दरामद कर नहीं सकती, लिहाजा हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात है कि एनर्जी अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको एनर्जी की कीमत जरूर कम करनी होगी, और वो कैसे होगी हुकूमत खुद देखेगी। और हुकूमत खुद कहती है इनके पास कोई स्पेस नहीं है एनर्जी को कम करने की। इस सूरत हाल में मैं यही कहूँगा जो सनतकार हैं वो अपने तौर पे देखें कि वो कहाँ से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। जफा पर अच्छा आपका, जुबैर तुफैल आपका। पूरे हफ्ते क्या कारकर्दगी रही, पूरे इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से हमने एक आपको मुफस्सिल जायजा पेश किया। इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे मुल्क के स्लाइटली इंप्रूव हुए, डॉलर की कीमत में ज़रूर इजाफा हुआ, लेकिन अगर मैं कारोबारी हजम की बात करूँ स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज़बरदस्त रहा। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। इसके अलावा हमारे मजमूई कर्ज़ों की शरह में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। इसके अलावा हमारे मुल्क में बैंकिंग डिपॉजिट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गए। गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया मार्केट में। उसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाए। नेपरा ने इस हवाले से एक समात मुकर्रर कर दी है 14 तारीख को। इसके अलावा वर्कर रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ, FDI की शरह में इजाफा हुआ। तो ओवरऑल इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतरी की जानिब रवादमा है। इन्वेस्टर का, फाइनेंसर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन का एतमाद बहाल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि
हुकूमत रिफॉर्म्स कर रही है और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारे फंडामेंटल्स पर आ रहे हैं, और अगर इसमें इस्तकामत दिखाई जाए तो यकीनन हम बेहतरी की जानिब रवा दवा हो सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।